हसरतें पूरी ना हो रातों में दिन में सपने देखना, हसरतें पूरी ना हो रातों में दिन में सपने देखना, पढ़ाई के जुनून को अपने अंदर कभी कम ना होने देना, कभी कम ना होने देना। इसी बात से आज स्टार्ट करता हूं अपनी आज की क्लास को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो पर मैंने आपको जो है बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड के डॉट स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं या लुईस स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम्स पर 11th बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको किसी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर तैयार करना है, जैसे मैंने एक बहुत सिंपली सा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको दो चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। तो पहली हमारी ये कि उनमें से जो एटम है, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उस मॉलिक्यूल में से जो एटम है उन पर कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कि उसमें से कौन सेंट्रल एटम की भांति हमारा जो है मध्य में उपस्थित रहेगा, सेंटर पर उपस्थित रहेगा, और कौन उसके साथ अटैच्ड एटम के रूप में जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये दो बातें अगर आपने सीख ली तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो है स्ट्रक्चर जो है लुईस फॉर्म में तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बताता हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, और उसी कोश को हम वहां पर संयोजी कोश वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में तुम्हें ऑक्सीजन एटम यहां पर दिखा देता हूं। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है 8, और अगर इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2 2s2 2p4 हम यहाँ पर ये बनाते हैं। तो इसका पहला सेल ये हो गया मीन्स K, और दूसरा सेल हो गया इसका L। तो पहले कोष में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और दूसरे में टोटल कितने हैं, 6। 4 2 6 मीन्स पहले कोष में 2 और दूसरे में 6। तो जो दूसरा कोष है इसका वही आउटर सेल है, हमारा बाह्य कोष है। तो उसी आउटर सेल को यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, वैलेंस सेल, मीन्स हमारा संयोजकता कोष। और उस कोष में जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स 6, वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको अगर ऐसे निकाल कर याद रखना है तो याद रख सकते हो, वरना मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली एक जो है टेबल थोड़ी सी छोटी सी तैयार कर देता हूँ, तो उसको आप याद रखिए। उससे आप जो है किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। बस थोड़ा सा उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं पीरियोडिक टेबल पर यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिखा हूँ, ये सेकंड के हो गए। अब डी के नहीं हमको देखने, आगे चलते हैं सीधे। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, मैं 3 एलिमेंट लिख रहा हूँ जैसे। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, 13। इसके बाद हमारा आता है 14 वर्ग, जिसमें हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके बाद हम देखें तो हमारा आ जाता है अगला 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इसके बाद 16वां वर्ग 16 हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और 17 फ्लोरीन, ब्रोमीन। इन सभी में से हम बात करने वाले हैं। 18वें वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इनर्ट है। ठीक है, तो इनमें से आप सबके अगर ऊपर के तत्वों को याद कर लो, क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड्स जो हैं हमारे ज्ञात हैं, लगभग 70 या 80%, तो हमारे ये सबसे ज्यादा, क्योंकि क्रियाशील बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और हेलोजन ही है। ठीक है, तो ये ज्यादा ही कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो टेंडेंसी के आधार पर मैं आपको इतने के बारे में बता रहा हूँ। बाकी आप अगर पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न किए हुए हैं तो इनके नीचे जितना मैं बता रहा हूँ उतना सबके लिए होगा। तो देखो पहले वर्ग के सभी तत्व जो हैं उन सब के आउटर सेल में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। ठीक, यहाँ लिखता जा रहा हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप इसको याद कर लो क्योंकि इस चैप्टर पर
इनका जो है पूरे चैप्टर पर यूज होने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया। अब इसके बाद वैलेंस सेल, इसमें बात करें दूसरे, तो दूसरे में 2 होते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। इसके बाद जो बोरान परिवार है, तो इसमें से आप लास्ट का डिजिट देखते जाओ, 1 को हटाते जाओ, लास्ट का डिजिट देखते जाओ, वही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर। ठीक, तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या कहें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमको ये याद रखनी। ठीक, तो बोरान परिवार का कोई भी एलिमेंट हो, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन परिवार है तो 5, ऑक्सीजन परिवार है तो 6 और फ्लोरीन या हेलोजन परिवार है तो सभी के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, या संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। आपको ये याद रखना है। ठीक, ये हमारा पहला काम है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है देखते हैं, तो जैसे कि मैं H2O की बात कर रहा था, H2O, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि वैलेंस सेल हमको और या कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है निकालना। अब उसके बाद मैंने कहा कि उसमें तुम्हें क्या करना है, सेंटर एटम पता करना है। तो सेंटर एटम कैसे पता करोगे, तो उस मॉलिक्यूल में जिस एटम की नंबर वहां पर कम हो, ठीक है, वही आपका सेंटर एटम। इस तरीके से आप उसको पहचान लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की संख्या 1 ही है, हाइड्रोजन की 2 है, तो सेंटर एटम हमारा ऑक्सीजन हो गया। और साइड बाय साइड दोनों हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर रख दिया, ऊपर नीचे भी रख सकते हो, ठीक, कोई समस्या नहीं। अब हाइड्रोजन मैंने बताया था, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो रखने से पहले आप ये सोच लो कि वो अपने जो अटैच्ड एटम है उनके साथ कितने की वहां पर जो है बॉन्डिंग करने वाला है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 की साझेदारी करेगा, 1 से ज्यादा तो करेगा नहीं। तो बस आप उसके सामने 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, बाकी ऊपर और नीचे इस तरीके छिपा दो। तो देखो, हाइड्रोजन ने 1 की साझेदारी की तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बन गया हीलियम। ठीक, इसी प्रकार ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी उदासीन हो गया, अर्थात स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अब इसको चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो उससे वो भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है बारी बारी साझे कर लेगा। तो उसके भी जो अगर तुम सर्कल पर देखो तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, उसके भी 8 हो गए, तो उदासीन। तो इस तरीके से हमारी ये संरचना की जो है डॉट स्ट्रक्चर हो गई। और अगर हम कहें बॉन्ड स्ट्रक्चर इसकी बनाइए, तो इस तरीके से आप इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दो। मींस जितने की वहां पर जो है साझेदारी हुई है 2 परमाणुओं के बीच, उसकी आप बॉन्डिंग दिखा दो। और इसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल एटम है, जिसने जो है जो उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म साझे में प्रयुक्त नहीं हुए, मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम लोन पेयर भी कहते हैं, उनको आप इस तरीके से यहाँ पर दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल कुछ। अभी मैं बिल्कुल इजीली आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, फिर इससे बड़े भी उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप इनको सीखो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैंने अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की 3 है, तो आप सेंट्रल किसको ले लोगे, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को साइड बाय साइड इस तरीके से रख दिया, 1 को नीचे रख दिया। अब नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, ठीक है, तो 5 होते हैं, तो 5 कैसे रखोगे भाई, हाइड्रोजन तो 1 का ही साझा करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 ऊपर रख दो। और हाइड्रोजन कितने का साझा करेगा, उसके पास 1 है, तो 1 का साझा कर लिया उसने। तो इस तरीके से प्रत्येक हाइड्रोजन देखो उदासीन हो रहा है, अर्थात स्टेबल हो रहा है। ये बन गया हमारा अमोनिया का डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें से नाइट्रोजन ने 1 की बॉन्डिंग की थी, तो 1 का यहाँ पर हमने बॉन्डिंग दर्शा दिया। और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म उसका ऐसा है जो अभी बॉन्डिंग कर ही नहीं रहा, तो वो हमारा लोन पेयर हो गया, तो उसको हमने कुछ इस तरीके से दर्शा दिया। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे कुछ सरल से। अब आगे थोड़ा और जटिल से देखते हैं। तो देखो, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक अगला अणु ले लिया H2CO3, H2CO3, ठीक, हम जिसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। H2CO3 में से आप सेंटर एटम किसको चुनोगे, कार्बन को, क्योंकि उसकी संख्या सबसे कम है, तो कार्बन ले लिया। अब उसमें से ऑक्सीजन एटम कितने अटैच है, 3,
तो सबसे पहले ऑक्सीजन रख लिए। अब मैंने ऑक्सीजन ही क्यों रख लिया, हाइड्रोजन रख लेता पहले, तो उसका कारण है कि हाइड्रोजन तो भाई बॉन्डिंग एक ही से करेगा, तो अगर आपने यहाँ रख दिया तो फिर आगे ऑक्सीजन तो उससे जुड़ेगा नहीं, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, संरचना में कम हो जाएगी, यह संरचना हमारी सही बनेगी ही नहीं। तो इसलिए हमने पहले 3 हाइड्रोजन रखे, 3 ऑक्सीजन रखे, फिर 2 हाइड्रोजन रख दिए। इस तरीके से हमने ये परमाणुओं का जो है व्यवस्था रख लिया। अब कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो देखो 4 में से यहां पर बाहर से दिखाऊं आपको, तो हाइड्रोजन के पास 1-1 है, तो ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से कितने की बॉन्डिंग करेगा, 1-1 की, ठीक। तो ऑक्सीजन भी यहां पर 1 से साझा इससे कर लेगा, तो जब 1 से कर लेगा तो उसके पास हो गए 7, तो वो कार्बन से कितने का करेगा, 1 का, तो हो जाएंगे 8। तो देखो यहां पर इस तरीके से इसने जो है साझेदारी कर ली। अब इस वाले ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन है नहीं कि वो भी 1 की साझेदारी कर ले, तो ये तो सीधे कार्बन से 2 की साझेदारी करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने यहां पर रख दिए, बाकी साइड कर दिए। और इस कार्बन के पास 4 हैं, तो 4 में से वो 1 का साझा इससे कर लेगा, 1 का इससे कर लेगा और 2 का इससे कर लेगा, तो देखो सबका जो है यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, तो बस संरचना हमारी स्टेबल है। ये कंप्लीट हमारा इस ऑक्सीजन का। इसी प्रकार ये देखो यहां भी इस तरीके से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दर्शा दो। अब कार्बन की बारी, कार्बन ने जितने सबको दिए उतने ही साझे के इलेक्ट्रॉन उसके भी ले आएगा। तो देखो साफ साफ आपको सर्किल में सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होते दिख रहे हैं। अब जितने की साझेदारी हुई है उतने की बॉन्डिंग दिखा दो। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 1-1 की साझेदारी हुई, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से 1 की साझेदारी की, फिर यहाँ पर 1 की साझेदारी हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने इससे कितने की साझेदारी की, 2 से की। तो इस तरीके से सबका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा H2CO3 की जो है डॉट स्ट्रक्चर, और ये उसकी हो गई बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट बॉक्स पर मुझको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर H2CO3 बन गया। इसके बाद हम अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं। मैं आपको एक मॉलिक्यूल आयन बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया CO3-2, अभी अणु देख रहे थे, अब अणु आयन देखते हैं। इसको कैसे आप बनाओगे, तो इसमें से हमारा सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, कार्बन, और उसके साथ कौन अटैच्ड है, 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन में से जो है देख पा रहे हैं तो हमारे पास 2 ऋण आवेश यहाँ पर हैं। तो जो 2 ऋण के आवेश हैं वो इन 3 में से किसी एक पर नहीं है। भाई एक पर अगर चार्ज कर देंगे दोनों, तो 6 तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी थे ही पहले से ही, और वो 2 इलेक्ट्रॉन आपने उसको और डोनेट कर दिए तो 8 हो गया, तो फिर तो जुड़ेगा ही ना किसी से। तो इसलिए आप क्या करोगे, एक इसको जैसे मैंने दे दिया, एक इसको दे दिया, इसको भी दे सकते हो, किसी को भी, मैंने इनको दे दिया जैसे। तो ऑक्सीजन के पास, इन दोनों ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे, 1-1 चार्ज ये आ गया, तो अब 7 हो गए। तो ये कार्बन से कितने की साझेदारी करेंगे, 1-1 की, ठीक। तो आप इनके 1-1 इलेक्ट्रॉन को आगे रख दो, बाकी जो है पीछे रख दो, ठीक। तो देखो 2, 2, 4, 5, 6 और एक ये ऋणावेश लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास चार्ज तो है नहीं, तो ये तो सीधे कितने के साझा करेगा, 2 का करेगा, तो इसके 2 रख दिए। अब कार्बन के सामने जितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उनके सामने तो उनकी से साझेदारी करा दी। देखो 2 की साझेदारी ये हो जाएगी, 1 की साझेदारी इस ऑक्सीजन एटम के साथ हो जाएगी, 1 की इसके साथ हो जाएगी। अब इस कार्बन के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस ले भी लिए जाएंगे। तो देखो ये इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दी मैंने, तो उसमें भी चार्ज आपको लगाना होगा, और इस पे चार्ज नहीं था तो इस पे हमने चार्ज नहीं लगाया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस 2 ही काम करने हैं आपको। एक सेंट्रल एटम आपको क्लियर होना चाहिए, और दूसरा उसमें से उपस्थित मॉलिक्यूल में से प्रत्येक एटम पर जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब आप वहां पर बार बार प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से बनाकर, तो आपसे भी डॉट स्ट्रक्चर रेडी
तुरंत होने लगेंगी। ठीक है। और देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ। जैसे इस बार मैंने और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया NO3- का। NO3 में सेंट्रल किसको बनाओगे? नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन कितने अटैच्ड हैं? 3 एटम हमने रखे। अब 3 में से नाइट्रोजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन में से किसी एक पर नेगेटिव चार्ज था, मैंने साइड वाले को नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब देखो इसके पास 7 हो गए तो एक का ही साझा करेगा, तो मैंने एक इसका आगे रखा, बाकी पीछे रख दिए। 2 2 4 2 6। अब इसके पास जैसे कि बात करें तो इसके पास तो कोई ऋण आवेश लगा नहीं, तो ये कितने का यहाँ पर साझा करेगा? 2 का करेगा, तो 2 इसके साथ रख दिए। अब चूंकि नाइट्रोजन जो होता है उसके पास होते तो 5 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ना, तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। तो यदि वो एक का साझा इसके साथ कर लेता है, देखो ये आपको सब पहले से ही रेडी करके सोच के रखना है, तो एक का अगर ये साझा इससे कर लेता है तो उसके पास हो गए 6। अब इसने इससे साझा कर लिया 2 का, तो अब तो हो गए 8। तो अब क्या होगा? अब क्या इसके साथ वो साझा करेगा? क्योंकि साझा तब करेगा जब उसके पास खाली कक्षकें हों, अर्थात तिजोरी खाली हो तो पैसा रखे। जब है ही नहीं तिजोरी उसके पास अगली खाली, तो कैसे रखे? तो यहाँ पर वो क्या करेगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? उपसहसंयोजी बॉन्ड। ठीक, तो मतलब ऐसे तत्व जिनमें जो है अष्टक पूर्ण होने के बाद यदि कक्षकें खाली नहीं रहती इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए, तो वो फिर वहाँ पर क्या करता है? दान कर देता है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना जो है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन युग्म में इस ऑक्सीजन एटम को दान कर दिया। अब इस एटम के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन से जब मिल जाएंगे तो इसके हो जाएंगे 8। ठीक, तो इस तरीके से नाइट्रेट की संरचना हमारी तैयार हुई, कुछ बंद वाली, ये कि 2 की उसने जो है यहाँ से इसके साथ जो है बॉन्डिंग कर ली, एक किसके साथ, और इसको जो है लोन पेयर उसने सीधे सीधे एक ठो जो है इलेक्ट्रॉन युग्म इसको पूरा डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से नाइट्रेट आयन की जो है संरचना हमारी तैयार हो गई। क्लियर है? और कुछ देखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। तो आपको बस सेंट्रल एटम रखना है और पहले से ही माइंड मेकअप कर लेना है कि कौन सा एटम वहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है और वो कितने की बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से रखेगा करते वक्त, इतना बस याद रखना आपको। ठीक। और देखते हैं, जैसे कि मैंने अगला एटम ले लिया HCO3- बाइकार्बोनेट। ठीक, अब बाइकार्बोनेट में सेंट्रल देखें तो हाइड्रोजन भी एक है, कार्बन भी एक है। तो भाई हम कहें कि आपने तो सर ने जैसा कहा था कि एक जो कम हो उसको ले सकते हैं, तो आप हाइड्रोजन ही ले लो। तो हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन के पास ये तो देखो कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लोगों से साझा कर लेगा, कितने लोगों को जोड़ लेगा? एक को बस। तो क्या वो पूरी संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ सकता है? नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखोगे, तो कार्बन के पास 4 होते हैं तो वो संरचना में ज्यादा परमाणुओं को अपने साथ जोड़ पाएगा। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रख लिया और 3 ऑक्सीजन थे तो 3 ऑक्सीजन रख लिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे रख देते हैं, जैसे आपने, इस बार मैं आपके तरीके से बनाता हूँ। ठीक, मेरा जैसे कि सोचा समझा, हमको यदि आ रहा होता तो हमने तुरंत बना दिया, लेकिन मान लिया कि हमें ना आता हो तो हम कैसे बनाते? तो जैसे कि आपने ऐसा कर लिया कि कार्बन रखा, उसके पास एक हाइड्रोजन रख दिया, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे। अब एक के ऊपर ऋणावेश था तो भाई एक ऋणावेश लगा दिया आपने। अब आपने बॉन्डिंग कराई, तो अगर आपने इसके साथ एक की बॉन्डिंग कराई, इसके साथ एक की बॉन्डिंग कराई और इसके साथ 2 की बॉन्डिंग करा दी तो फिर इस ऑक्सीजन को कैसे जोड़ोगे? ठीक है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको जब वहां पर परमाणु रखने हैं तो उतने समय आपको पहले से माइंड मेकअप कर लेना है कि हम किस एटम को कैसे रखें कि हमारी जो है बॉन्डिंग वहां पर ऑक्टेट के रूप में कंप्लीट हो जाए। तो देखो अब इसको सही रूप में देखते हैं। तो ये कार्बन हमने सेंट्रल एटम में रखा और उसके जो है चारों ओर 3 जो है हमने ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से रख दिए। अब 3 में से किसी एक के साथ हमारा जो है हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दो। ठीक, और एक चार्ज इनमें से किसी को दे दो। तो मैंने इसको दे दिया, इसको नहीं देना है, क्योंकि अगर इसको दे दिया तो फिर वो हाइड्रोजन से साझा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन से ही करेगा ना। तो या तो इसको हम इलेक्ट्रॉन दो दे यहाँ पर दे दें।
तो हाइड्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 6, ये दर्शा दिए मैंने। कार्बन के पास 4। अब कार्बन से ऑलरेडी ये ऑक्सीजन एटम कितने का साझा करेगा? 1 का, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कराया है। और ये वाला भी कितने का करेगा? 1 का, क्योंकि उसके पास एक ऋणावेश है। तो ये वाला कितने करेगा? ये वाला 2 का करेगा। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, बाकी एक एक हमने साइड कर दिए। अब इनके भी दर्शा दो, तो एक इसका दर्शा दिया, 6 हो गए इसके, ये हो गए 6 इसके, बस। अब यदि आपको सर्कल बनाने में दिक्कत होती है तो इतना ही बना दो, इतने से भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बस सामने आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं जो साझे में भाग ले रहे हैं, बाकी साइड कर दो। तो अगर आप सर्कल नहीं बना पा रहे हो तो भी आप इस तरीके से रख के आते हो तो भी आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। और यदि सर्कल बना देते हो तो अच्छी ही बात है, उससे और स्पष्ट हो जाता है कि किसकी बॉन्डिंग कितने की वहां पर आपने किससे कराई। तो देखो हाइड्रोजन का 1 का साझा हो गया, अब ऑक्सीजन इससे 1 का किया और इससे 1 का किया, तो ये सर्कल हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। तो देखो इस सर्कल में 8 दिख रहे हैं आपको, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब इसी प्रकार इस वाले का भी दिखा दो, इसके भी सर्कल में देखो 8 हो गए, 2, 2, 4, एक ऋणावेश हो गया, 5, 6, 7, 8। और इसके पास कोई चार्ज था नहीं तो 6 तो इसके पास पहले से ही थे, 2 का साझा कर लिया तो हो गए 8। इस तरीके से यहाँ से भी देखो साझा कर लिया इसने, तो इसके भी हो गए 8। तो ये HCO3 के बनेगी। और गलती से अगर आपने ऐसे रख दिया तो आपकी तो बॉन्डिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। तो इस तरीके से जब भी आप जो है किसी अणु का जो है डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उस समय इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा इसी प्रकार जो है मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को बनाकर। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स देता हूँ, उनकी आप घर पर प्रैक्टिस करें। जैसे कि H2SO4, SO4-2, PCl5, PH3, NH4+, ठीक है ना। इन अणुओं और अणु आयनों को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको जो है डॉट स्ट्रक्चर